नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, वैसे तो ये बाउंड्री डिस्प्यूट पुराना है, लेकिन अभी हाल ही में जो कंट्रोवर्सी पैदा हुई, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। देखो, माउंट कैलाश जो कि चाइना में है, माउंट कैलाश की यात्रा करने के लिए 2-3 रास्ते हैं भारत से। एक नथुला होके जो सिक्किम में है, काठमांडू होकर भी माउंट कैलाश की यात्रा की जा सकती है। और तीसरा जो रास्ता है, जो ट्रेडिशनल रास्ता है, वो है लीपू लेक पास से होकर। आप ये मैप देखिए, ये माउंट कैलाश चाइना में है और यहाँ पर है लीपू लेक पास। यहाँ से होकर माउंट कैलाश की यात्रा की जा सकती है, लेकिन ये जो रूट था ना, काफ़ी ज़्यादा पहले दुर्गम था। धारचूला से लेके लीपू लेक पास का ये रोड कहीं कहीं पर तो देखो था ही नहीं, इसलिए ट्रैकिंग करनी पड़ती थी तीर्थयात्रियों को। और कहीं कहीं पर रोड बहुत ज़्यादा टूटा फूटा हुआ था। लेकिन हाल ही में हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इस रोड का इनाग्रेशन किया। अब ये रोड मोटरेबल है, मतलब यहाँ पर गाड़ियाँ चल सकती हैं। तो इसलिए तीर्थयात्रियों को ट्रैकिंग नहीं करनी पड़ेगी, 3 दिन का उनका समय बच जाएगा। लेकिन जैसे ही इस रोड का इनाग्रेशन किया गया हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा, नेपाल ने प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाया। नेपाल ने कहा इस रोड का एक हिस्सा जो है वो लीपू लेक से होकर गुजरता है, जो नेपाल का हिस्सा है। तो इस प्रकार से कंट्रोवर्सी की शुरुआत हो गई। कंट्रोवर्सी में बाद में क्या हुआ, हम इस आर्टिकल के लास्ट में डिस्कस करेंगे। बट पहले हम हिस्ट्री जानते हैं। हिस्ट्री क्या है इस बाउंड्री डिस्प्यूट की। देखो, 1816 की ट्रीटी ऑफ सोगाली से पहले नेपाली किंगडम के पास सतलुज रिवर तक का एरिया आता था। आप ये मैप देखिए, यहाँ पर ये सतलुज रिवर है और ये सारा एरिया भी नेपाली किंगडम के अंडर आता था। और नेपाली किंगडम कोशिश कर रहा था कि और भी एरिया पर कब्जा किया जाए, इसलिए नेपाली किंगडम के द्वारा रेड मारी जाती थी। उस समय ब्रिटिश रूल हुआ करता था हमारे देश में, तो ब्रिटिश साम्राज्य में नेपाली किंगडम के द्वारा रेड मारी जाती थी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की फोर्सेस ने 1816 में नेपाली किंगडम को हरा दिया। तो उसके बाद ट्रीटी साइन हुई जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ सोगाली। ट्रीटी ऑफ सोगाली में यह डिसाइड हुआ था काली रिवर के वेस्ट में नेपाली किंगडम का कोई एरिया नहीं होगा। मतलब ब्रिटिश इंडिया और नेपाली किंगडम के बीच बॉर्डर बन गई थी काली रिवर के वेस्ट में जो भी एरिया आएगा उस पर कोई हक नहीं होगा नेपाली साम्राज्य का। और नेपाली किंग के जो आने वाले सक्सेसर्स होंगे वो भी क्लेम नहीं करेंगे काली रिवर के वेस्ट में आने वाले एरिया पर। ये काली रिवर है, ये बॉर्डर बन गया था नेपाली किंगडम और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच में। बाद में क्या हुआ, बाद में 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति में नेपाली किंगडम ने ब्रिटिश फोर्सेस का साथ दिया। उस समय नेपाली किंगडम में रूल था जंग बहादुर राणा का। तो इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की मदद की क्रांति को दबाने में। तो ब्रिटिश साम्राज्य इससे खुश हो गया। ब्रिटिशर्स ने नेपाली किंगडम को कुछ एरिया लौटा दिया, जैसे कि नेपालगंज, कपिलवस्तु। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, इवन उस समय 1857 में ब्रिटिशर्स ने गढ़वाल और कुमायूं का एरिया नेपाल को नहीं लौटाया था, इंक्लूडिंग काला पानी। इसका सबूत देखो, एक ये भी है, ब्रिटिशर्स लीपू लेक पास का इस्तेमाल किया करते थे तिब्बत और चाइना के साथ ट्रेड करने के लिए। सर्वे ऑफ इंडिया एजेंसी जो काफ़ी पुरानी है, जिसका काम है मैप ड्रा करना, ये ब्रिटिश इरा के दौरान इस्टेब्लिश की गई थी। इस एजेंसी ने भी 1870s के बाद से लीपू लेक से लेके काला पानी तक का जो एरिया है
उसको ब्रिटिश इंडिया में शो किया है। इवन नेपाल को कोई दिक्कत भी नहीं थी। जब इंडिया आज़ाद हुआ उसके बाद नेपाल में कुछ समय के लिए राणा रूलर्स का रूल था और कुछ समय के लिए किंग्स का भी रूल था, लेकिन इन्होंने कभी भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया इस मैप पर। इवन देखो 1954 में हमारा जो चाइना के साथ एग्रीमेंट साइन हुआ था, उसमें जिन पासिस पर सहमति बनी थी कि इन पासिस के थ्रू इंडिया और चाइना के बीच ट्रेड होगा, उनमें से एक पास लिपू लेक पास भी था। इस एग्रीमेंट को रीएफर्म भी किया गया था 2015 में। 1981 में चाइना ने इस रूट को खोल दिया ताकि भारत से वो तीर्थयात्री जो माउंट कैलाश की यात्रा करना चाहते हैं इस पास से होते हुए वो माउंट कैलाश तक पहुंच के चाइना ने ये रूट ओपन कर दिया था 1981 में। तो इस प्रकार से हमने पूरे बॉर्डर डिस्प्यूट का बैकग्राउंड डिस्कस किया। अब हम जानते हैं कि कंट्रोवर्सी जनरेट होने के बाद क्या कुछ हुआ, दोनों देशों का रिस्पॉन्स क्या रहा। नेपाल ने देखो रोड के इनाग्रेशन के बाद प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाया। नेपाल में कुछ प्रोटेस्टर्स ने प्रोटेस्ट भी किया। उसके बाद हाल ही में नेपाल की सरकार ने एक नया मैप रिलीज किया जिसमें इस पूरे काला पानी एरिया को नेपाल में दर्शाया गया है। नेपाल ने काला पानी के पास नेपाली फोर्सेस को भी डिप्लॉय किया है। और देखो जिस मैनर में नेपाल ने काला पानी के नज़दीक नेपाली फोर्सेस को डिप्लॉय किया है, ये काफ़ी ज़्यादा दुखद बात है, क्योंकि हेलीकॉप्टर की सहायता से फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है जैसे कुछ खतरा हो। इवन नेपाल के प्रधानमंत्री केपीएस ओली ने इंडिया के खिलाफ काफ़ी गलत वर्ड्स का इस्तेमाल किया। जैसे उन्होंने कहा कि चाइना और इटली से जो ये नोवल कोरोना वायरस आ रहा है उससे इतना खतरा नहीं है, इंडियन वायरस से ज़्यादा खतरा है। मतलब ये काफ़ी लैंग्वेज हार्श है, क्योंकि देखो वायरस इंडिया का कोई अलग नहीं है। जो भी वायरस ओरिजिनेट हुआ है वो चाइना से ओरिजिनेट हुआ है। ऐसा नहीं है कि इटली में जाके वायरस ने अपने आप में परिवर्तन ले आया हो, म्यूटेट कर लिया हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो इंडियन वायरस वर्ड इस्तेमाल करना ये गलत है। क्वेश्चन ये उठता है कि आखिरकार नेपाल की सरकार ने इतना सख्त रवैया आखिरकार अपनाया क्यों? इसके पीछे देखो, वैसे हमारे आर्मी चीफ बोलते हैं किसी और का हाथ है, इशारा चाइना की तरफ। लेकिन आज के जो राइटर हैं उनका ये ओपिनियन है कि हमारे आर्मी चीफ को इस प्रकार की लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेशंस और ज़्यादा ख़राब होते हैं और ख़राब रिलेशंस का फ़ायदा और ज़्यादा उठाया जा सकता है दूसरे देशों के द्वारा, जैसे चाइना। राइटर कहते हैं नेपाल की सरकार ने ये जो स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड अपनाया है इसके पीछे एक ही रीज़न रिस्पॉन्सिबल है, वो है पॉलिटिक्स। अभी देखो ओपोजिशन काफ़ी ज़्यादा हावी हो रहा है नेपाल में, और दूसरा नेपाल के प्रधानमंत्री केपीएस ओली की कुर्सी भी खतरे में आ गई, क्योंकि उन्हीं की पार्टी में जो दूसरे लीडर्स हैं वो ये मांग उठा रहे थे कि केपीएस ओली को प्रधानमंत्री पद से हटाया जाए। तो केपीएस ओली ने क्या किया, नेशनलिज्म को एकदम से नेपाल में इन्वोक कर दिया ताकि लोगों का जो ध्यान है वो भटक जाए और इस नेशनलिज्म के चक्कर में वो अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर पाएं। जैसे देखो हमारे देश में पाकिस्तान का यूज़ किया जाता है नेशनलिज्म को इन्वोक करने के लिए, उसी प्रकार से नेपाल में इंडिया का इस्तेमाल किया जाता है, इंडिया के खिलाफ नफरत फैलाई जाती है ये साबित करने के लिए कि हम ज़्यादा नेशनलिस्ट हैं, और वही कर रहे हैं नेपाल के प्रधानमंत्री केपीएस ओली। लेकिन देखो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। नुकसान इसलिए होगा क्योंकि केपीएस ओली तो हमेशा प्रधानमंत्री रहेंगे नहीं, आज नहीं तो कल ये प्रधानमंत्री पद से हट जाएंगे, लेकिन इनके जो सक्सेसर्स होंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इन्होंने अपना अब जो मैप है वो रिलीज कर दिया। अब नेपाल का अगला जो प्रधानमंत्री होगा उसके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, वो इस मैप से कम पर मानने में सक्षम नहीं होंगे। अगर वो इस मैप से कम पर मानेंगे तो नेपाल में फिर से नेशनलिज्म हावी हो जाएगा कि भैया आपने तो ये एरिया इंडिया को दे दिया, हमारा तो मैप वो है जब केपीएस ओली ने रिलीज किया था, वो हमारा मैप असली मैप है। इसलिए इन्होंने ये गलत किया मैप रिलीज करके। वैसे हमारे तरफ से फॉरेन मिनिस्ट्री का जो ऑफिशियल रिस्पॉन्स आया वो ये है
कि नेपाल के साथ हमारे बायलैटरल रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं और इन्हीं अच्छे रिलेशंस की स्पिरिट में ये जो बाउंड्री इशू है ये डिप्लोमेटिक डायलॉग की सहायता से सुलझा लिया जाएगा। ये रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। अब हम देखो थोड़ा सा ये जानते हैं कि किस प्रकार से बाउंड्री डिस्प्यूट को सोल्व करने की कोशिश की गई है पास्ट में। देखो, नेपाल इंडिया टेक्निकल लेवल जॉइंट बाउंड्री वर्किंग ग्रुप ये 1981 के बाद से ही काम कर रहा है बाउंड्री इश्यूज को रिजोल्व करने के लिए और ऑलमोस्ट 98% जो बाउंड्री है इंडिया और नेपाल के बीच उस पर सहमति बन चुकी है। सिर्फ ये दो ही डिस्प्यूट्स हैं, दो ही पॉइंट्स पर, एक काला पानी जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया, एक सुस्ताम। ये यहाँ पर छोटा सा विलेज है जो हमारे अनुसार बिहार के वेस्ट चंपारण में आता है, जबकि नेपाल के अनुसार ये गांव हमारी टेरिटरी में आता है। तो ये दो पॉइंट्स हैं जिनको लेकर डिस्प्यूट है। ये सिर्फ देखो 2% बाउंड्री है इंडिया और नेपाल के बीच, मतलब ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है कि जिसको लेकर डिस्प्यूट हो, सिर्फ थोड़ा सा एरिया है। लेकिन देखो अनफॉर्चुनेटली इन दो डिस्प्यूटेड एरियाज पर विवाद सुलझाने के लिए पिछले कुछ समय में कोई खास एक्टिविटी हुई नहीं है। 2014 में जब नेपाल के प्रधानमंत्री थे सुशील कोइराला और भारत के प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी, तो दोनों ने रिस्पेक्टिव फॉरेन सेक्रेटरीज को बोला था कि आप एक्सेप्टेबल डेट पर मिलिए और इस बॉर्डर डिस्प्यूट को सोल्व करने की दिशा में आगे बढ़िए। बट ऐसी कोई मुलाकात फॉरेन सेक्रेटरीज की अभी तक नहीं हुई है। कुछ गलती तो देखो हमारी भी है। 2 हफ्ते पहले जब नेपाल में ये इशू बहुत ज़्यादा गर्मा गया था, तो उस समय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का रिस्पॉन्स ये रहा कि जैसे ही ये महामारी ख़त्म हो जाती है हम मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे और इस डिस्प्यूट को एड्रेस करने की कोशिश की जाएगी। बात देखो ये है, ये डिस्प्यूट नेपाल के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, तो आपको दूसरे देश के कंसर्न्स को समझना चाहिए। मतलब ये बात सही है, इंडिया कोई जल्दबाजी में नहीं था, लेकिन नेपाल में तो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी है ना, तो आप उनके कंसर्न्स को थोड़ा एड्रेस करने की कोशिश करते कि हाँ जल्द ही हम म्यूचुअल डेट पर मिलेंगे और नेपाल के कंसर्न्स को एड्रेस करेंगे। इवन पिछले साल नवंबर में भी ओली गवर्नमेंट ने ये ऑफर दिया था कि हम एक पॉलिटिकल एनवॉय को भेजते हैं न्यू दिल्ली में ताकि इस डिस्प्यूट को एड्रेस किया जा सके, लेकिन हमने इस प्रपोजल को नहीं माना था। राइटर का देखो ये मानना है कि नेपाल के साथ ये जो 2 छोटे छोटे एरियाज पे डिस्प्यूट है ना, काला पानी और सुस्ताम, ये कोई बहुत बड़ा डिस्प्यूट नहीं है, बल्कि बांग्लादेश के साथ इंडिया के बाउंड्री इश्यूज बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थे। सिचुएशन ये थी, मान लीजिए ये इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर है, तो बांग्लादेश की साइड कुछ एनक्लेव्स थे इंडिया के और इंडिया की साइड कुछ एनक्लेव्स थे बांग्लादेश के। तो इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स बाउंड्री इशू भी इंडिया और बांग्लादेश ने मिलकर सुलझा लिया। तो नेपाल के साथ जो डिस्प्यूट है वो तो आसानी से सोल्व किया जा सकता है। और इंडिया देखो इस मामले में इंडिया का रुख बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं रहता है, मतलब सख्त रुख इंडिया नहीं अख्तियार करता है। इंडिया अपने छोटे छोटे पड़ोसी देशों के बारे में सोचता है। फॉर एग्जाम्पल बंगाल की खाड़ी में कुछ मैरीटाइम बाउंड्री इशू था इंडिया और बांग्लादेश के बीच। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने फैसला दिया बांग्लादेश के हक में और इंडिया ने उस फैसले को मान लिया, जबकि देखो इसी परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने फिलीपींस और चाइना के बीच जब मैरीटाइम बाउंड्री को लेकर डिस्प्यूट था और फैसला दिया था फिलीपींस के पक्ष में, तो चाइना ने साफ तौर पे मान लिया था कि भैया हम इस परमानेंट कोर्ट को नहीं मानते, तो इसकी ज्यूरिडिक्शन को हम नहीं मानते, इनके वर्डिक्ट को हम नहीं मानते। लेकिन इसी परमानेंट कोर्ट के वर्डिक्ट को इंडिया ने मान लिया और जबकि वो फैसला इंडिया के खिलाफ था। ये चीजें देखो साबित करती हैं कि इंडिया का जो एटीट्यूड है वो अपने पड़ोसी देशों के साथ इतना ज्यादा कठोर नहीं होता है। लास्ट में राइटर के द्वारा बोला जाता है, देखो इंडिया और नेपाल के जो रिलेशंस हैं काफी ज्यादा यूनिक हैं। इंडिया की लीडरशिप, इंडिया के लोग नेपालीज पीपल की प्राइड की रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हम पहचानते हैं। इवन जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपनी बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है कि नेपाल साउथ एशिया में एकमात्र इंडिपेंडेंट कंट्री रहा है। मतलब नेपाल एक ऐसा देश जिसे साउथ एशिया में कभी गुलाम नहीं बनाया गया। नेपाल के लीडर्स ने
हमारे इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम में योगदान दिया और एकमात्र ऐसा मौका रहा जब फॉरेन ट्रूप्स को हमारे देश की धरती पर डिप्लॉय किया गया। वो था 1948-49 में, जब हमारी जो फोर्सेस थी वो अलग अलग एरियाज में डिप्लॉयड थी। तो पहली बार आज़ादी के बाद फॉरेन फोर्सेस को हमारे देश में डिप्लॉय किया गया था। पीपल टू पीपल रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कल्चर मैच करते हैं हम, हिस्ट्री मैच करते हैं, ज्योग्राफी मैच करते हैं। दोनों देशों के बीच जो रिश्ता है इसे रोटी और बेटी का रिश्ता कहा जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो रिलेशनशिप है वो पिछड़ जाती है। तो अभी देखो, आवश्यकता ये है कि जो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म्स हैं बाउंड्री डिस्प्यूट को एड्रेस करने के लिए, उन मैकेनिज्म्स का इस्तेमाल किया जाए ताकि रिलेशनशिप को और ज़्यादा खराब होने से रोका जाए। इससे पहले कि दोनों देशों के जो लीडर्स हैं वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स जारी करें, इससे रिश्ते खराब हों, डिप्लोमेटिक मैकेनिज्म्स का, टूल्स का इस्तेमाल होना चाहिए। इंडिया को ये मामला और ज़्यादा नहीं लटकाना चाहिए, क्योंकि नेपाल जो है वो सेंसिटिव है इस मैटर पर। हमें नेपाली सेंसिटिविटी को समझना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने ये डिस्प्यूट काफ़ी ज़्यादा डिटेल से डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।